राधे राधे। अगर पुराने जमाने के नगर देवता और गृह देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुला, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगर का मुकाबिल करने वाले सिविल लाइंस और दलदल की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयज, दोपहरी अंगार तो शामें रेशमी। धरती ऐसी के सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले और मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले, और ऊसर और परती की कभी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निवासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सर्जन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार तथा उधर वसंत के बाद और होल के बीच मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टर्शियम और पैरंजी के फूल से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बोरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड, गंगा तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोसीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं तो इन खुली हुई जगहों की फिजाएं ठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह के राजकुमार के गुलाबी वक्ष पर बिखरी हुई भूरेले गेसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती हैं और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी, और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूं वो सुबह से भी ज्यादा मासूम युवा प्रभाती गाकर फूल को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के फूलों की सरजमीन के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफेद मक्खन जीन की पतली पतलून और पैरों में सफेद जरी के पेशावरी सैंडी, भरा हुआ गोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वो उसे सूंघता रहता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पाखुड़ियां बिखरने लगी थीं और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्या हो, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वो फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पाखुड़ियां नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछाने वाली सोने की चादर परत पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखर गई थीं और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसे ही रंग के उस फूल पर गहरे पांजनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहां क्या झांक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो। यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूं। क्यों, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी चाट डली? अब इसे तो शुरफा लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूं। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है, वो इसकी मेंबर बनना चाहती थी तो मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूं। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है। नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हैं, कुछ अजब सुर में ठाकुर ने कहा। छे, कपूर ने हंसते हुए कुछ अपने को बचाते हुए कहा। यार, तुम जानते हो कि मेरा उनसे कितना घरेलू संबंध है। जब से मैं प्रयाग में हूं उन्हीं के सहारे हूं, और आजकल तो उन्हीं के यहां पढ़ता लिखता भी हूं। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सब भला आदमी मिलना मुश्किल है, तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं, और वो कब तक यूनिवर्सिटी को सुशोभित रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के तालुकेदार, हंसने फिफ्तियां कसने में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे बोले। एक बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को ही है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं? नहीं, उनसे अलग होकर ही आया था। समझ लो कि उन्होंने किसी ना किसी बहाने मदद की है। अच्छा आओ, तब तक लोटस पॉन्ड तक ही घूम ले, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम सरोवर की ओर चल दिए जो पास ही में बना हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमल की ओर एकटक देखते हुए ध्यान में तल्लीन है। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पर झूमती हुई। कोई प्रेमी या कोई फिलॉसफर है देखा ठाकुर? नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव हैं ये कवि हैं।
मैं इन्हें जानता हूँ, ये रविंद्र बिसरिया हैं, एमए में पढ़ता है, आओ मिलाएं तुम्हें। ठाकुर साहब ने एक बड़ा सा घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। बिसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा और बिगड़ गया। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब, मैं कितने गंभीर विचार में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद करके बिसरिया बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही थी। कपूर बिसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार शक्ल की चीज, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई बिसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो है नहीं, इसीलिए समझ नहीं पाते। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली और एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविता क्यों लिखी जाती हैं, फिर कविता के संग्रह उतने क्यों नहीं बिकते जितने उपन्यास या कहानी संग्रह। बात तो गंभीर है, कपूर बोला। जहां तक मैंने समझा और पढ़ा है, प्रेम एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी, जो मौसम बदलने के दिनों में होती है। मसलन क्वार का तर्क या फागु चैतई, उसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता एक तरह का सन्निपात होता है। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर बिसरिया? सबेरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने कुछ उजलत, कुछ परेशानी और कुछ गुस्से से उनकी ओर देखा और बोला, क्षमा कीजिएगा, आप या तो फ्राइडवादी हैं या प्रगतवादी, और आपके विचार सर्वथा विदेशी हैं। मैं इस कोटि के विचारों से घृणा करता हूं। कपूर कुछ जवाब ही देने वाला था कि ठाकुर साहब बोले, अरे भाई बेकार उलझ गए तुम लोग, पहले परिचय तो कर लो आपस में। यह हैं श्री चंद्र कुमार, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं, और आप हैं श्री रविंद्र बी, इस वर्ष एमए में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और फिर गंभीरता से बोला, क्यों साहब, आपको दुनिया में और कोई काम नहीं रहा जो आप कविता करते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की ओर देखा और बोला, ठाकुर साहब ये मेरा अपमान है, मैं इस तरह के सवालों का आदी नहीं हूं, और उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने हाथ खींचकर बिठा लिया। देखो कपूर का मतलब तुम समझे नहीं, उसका कहना यह है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग तुम्हारी प्रतिभा का आदर करना जानते, इसलिए उन्होंने सहानुभूति में तुमसे कहा कि तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविता के बहुत शौकीन हैं, मुझसे बराबर तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गया और बोला, क्षमा कीजिएगा, मैंने गलत समझा, अब मेरा कविता संग्रह छप रहा है, मैं आपको अवश्य भेंट करूंगा। और फिर बिसरिया ठाकुर साहब की ओर मुड़कर बोला, अब लोग मेरी कविताओं की इतनी मांग करते हैं कि मैं परेशान हो गया हूं। अभी कल त्रिवेणी के संपादक मिले, कहने लगे अपना चित्र दे दो। मैंने कहा कि कोई चित्र नहीं है तो पीछे पड़ गए। आखिरकार मैंने आइडेंटिटी कार्ड उठाकर दे दिया। वाह, कपूर बोला, मान गए आपको हम। तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या जब जैसा अवसर हो? ठाकुर साहब ने जड़ दिया, वैसे तो ये वॉर फ्रंट का कवि सम्मेलन, शराबबंद कॉन्फ्रेंस का कवि सम्मेलन, शादी ब्याह का कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन का कवि सम्मेलन, सभी जगह बुलाए जाते हैं, बड़ा यश है इनका। बिसरिया ने प्रशंसा से मुग्ध होकर छितें दी, मगर फिर एक गर्व का भाव मुंह पर लाकर गंभीर सुर। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हम लोगों को भी सुनाइए ना। अभी तो मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि बिसरिया किस समय और कैसे कविता सुनाता है। अतः बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आओ, जरा गंगा जी चलें, कुछ बोटिंग रहे, कुछ खाना पीना रहे, तब कविता भी सुनना। कपूर को बोटिंग का बेहद शौक था, फौरन राजी हो गया और शाम का विस्तृत कार्यक्रम तय हो गया। इतने ने कार उधर से लाइब्रेरी की ओर गुजरी। कपूर ने देखा और बोला, अच्छा ठाकुर साहब, मुझे तो इजाजत दे दीजिए, अब चलूं लाइब्रेरी में? वो लोग आ गए। आप कहाँ चल रहे हैं? मैं जरा जिमखाने की ओर जा रहा हूँ। अच्छा भाई, तो शाम को पक्का रहना। बिल्कुल पक्का, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के पोर्टिको में कार रुकी थी और उसके अंदर ही डॉक्टर साहब की लड़की बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्या बैठी? तम्ही को देख रही थी, चंदर, और वो उतर आई। दुबली पतली नाटी सी साधारण सी लड़की, बहुत सुंदर नहीं, केवल सुंदर, लेकिन बातचीत में बहुत दुलार। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वो आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं? हाँ। क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस, ज्यादा की हम क्या करेंगे? नहीं। चंदर हंसी, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, वारे शर्म, अभी कल ब्याह होगा तो कहना हमारी जगह तुम बैठ जाओ। चंदर, कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी, चल अंदर। और वो हिचकती, ठिठकती, झांपती और मुड़ मुड़ कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाह से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लादे हुए निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लूं।
तो वो बांस की पतली टहनी की तरह लहराकर बोली, सदस्य तुम नहीं हो, मैं हूं, तुम्हें किताबें क्यों दूं? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ चंदर बैठो, मैं अब घर जाऊंगा। ये देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहीं पढ़ने के लिए ये निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक ये टाइप हो जाना चाहिए। जहां संख्याएं हैं वहां खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं चले गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चे की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वर में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हस्तलिख इतने, इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंद के हाथ में देती हुई बोली, ये कोई डॉक्टर साहब की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें पहुंचाए देती हूँ, मुख्यज रोड पर रहती है ये। उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और ये खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी, समझ गए? अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला। इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पत्र निकालकर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, ये कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें पहुंचाए देती हूँ, मुक्केज रोड पर रहती है ये। उसी के यहाँ टाइप करवा लेना और ये खत उसे दे देना। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला देगी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है ये। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताब उठाकर देखने लगा। अरे, चारों किताब की किताबें उठा लाई। समझ में आएंगी तुम्हारे, क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते हुए सुधा बोली, तुम कहो तुम्हें समझा दूं। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य। अरे मुकेज रोड पर ले चलो ड्राइवर। चंदर बोला, इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो। सुधा बोली, चाय पी लो तब जाना। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। चंदर बोला, चाय नहीं पीऊंगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दुधिया बचपन छलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है, चाय नहीं पिएंगे? बंगला आया तो सुधा ने महराजिन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम बिठाकर प्याले निकालने के लिए चल दी। वैसे तो ये घर, ये परिवार चंदर कपूर का अपना हो चुका, जब से वो अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भजवाते थे। उन्होंने कई पत्र के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी। लेकिन जब बीए में वो सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया, तब से इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशन का वैतनिक संपादक बना दिया। एमए में भी वो सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने सर्च लेटर ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर मानकर अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, ये उसे खुद नहीं मालूम। ये बंगला, ये कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्म का संबंध था। और ये नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्रसी सुधा जब आज से वर्षों पहले 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेके आज तक कैसे वो भी चंदर की अपनी होती गई थी, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वो आई थी तब वो बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वो खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपनी कॉपी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोद में बिठाकर न मनाते थे वो स्कूल नहीं जाती थी। 3 वर्ष की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वो अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और धर्मवीर भारत गुनाहों का देवता नंबर 9। और दुखधर्त तब बटा जब वो अपनी कोई बात चंदर से कह डालती और चंदर उसे समझा बुझाकर उसे पढ़ाने में लगा रहता, तो सुधा अपने दुख के बारे में न सोचकर उसके दिल को पढ़ लेती, जिसके ऊपर से माँ, बाप और भाई का साया उठने ही वाला था,
लेकिन फिर भी वो संसार में हंसता रहता। और जो स्नेह उसे पापा से मिलता था, उसे और भी स्नेह में पाक कर वो चंदर को दे डालती। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा की बुआ को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने कि पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसलिए जब सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती, और अगर उसने ज्यादा स्ट्रांग चाय की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता। और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनोहार। इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगी और बेतकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए ना, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों, पीते क्यों हैं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या, कहीं चाय भी हो? तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा। दिमागी काम करने वालों की ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। न ऐसी चाय मुझे पसंद, न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता, मेरी क्लास फेलो है घेसू काजी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? घेसू। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा। और हमारे दोस्त की बुराई करती हो तुम? तब क्या, वे तो सभी हैं बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वो प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में जूं ही वो झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदन ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांक उसकी ओर बढ़ाते हुए जूं ही एक घूंट चाय ली तो वो चाक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया, तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है। चंदर ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप करना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको? हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्द नहीं करनी चाहिए। बैठिए। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो घेसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी घेसू और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वो साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटर हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छी, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा हा, घेसू के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से? जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़े तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजयी भर मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर निगाहें नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मोटक से ब्याह करोगे? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं वो निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदर ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे, सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वो चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो ये निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना?
अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाएं तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठ बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छी, तो सुबह जल्दी आना, और देखो मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुकेश रोड पहुंचा देगा। वो कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वो उतरा। सुधा बोली, लो, ये लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंदर ने झल्ला कर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंखें फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोजलैंड, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगल घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रस्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर, जिसके एक खंभे की कॉर्निस टूट चुकी, बजाय लोहे के दरवाजे के 2 आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक और एक छोटा सा लकड़ी का नाम पट लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। वो मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा, और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिडक। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिसेस डिडक। ये बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो ड्राइवर, उसने कहा। चंदर फूल का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहर के बजाय उसे फूल के बाग के रंग और सौरभ की लहर से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूल के पौधे के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक की टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोल में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहे कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तान कह जाए। पौधे के ऊपर फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए ये गुलाब रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है। ये अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्या खिलखिलाता जा रहा है, जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकें सी पंखुड़ियां और दोहरे मखमल तार सी उसकी डंडी, ये गुलाब जाने क्यों उदास है। और ये दुबली पतली लमसी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा अंचल लपेटे है और प्रातः यौवना की तरह लाज में जो समेट तो समेट ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें 7 हरे पर्दों में से झलक ही पड़ती हैं। और फारस के शाहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब, उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत रुपया पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजुली के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया के कुंज से छनकर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पे धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ लूं, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गर्ज कर कहा, "Here you are, I have caught red-handed today." यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूं। और उसके बाद किसी ने अपनी दोनों हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ न पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक हद कमजोर, बीमार सा, पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हांफता हुआ बोला, "अंग्रेजी, रोज रोज यहां से फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है? हो। वह हांफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें, रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूट जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांट कर बोला, "क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरे सुअर।" और उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूं। हाय रे मैं।
और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंदर ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोककर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूं। मैं चिट्ठी लेकर मिसेस डिक्रूज से मिलने आया। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमजोर ना होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूर फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप ले, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला। पॉपी, टॉमी, अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बॉटी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। बेदिंग गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांटकर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जबान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमजोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीसकर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बॉटी से, मैं फोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा, अरे भाई, मैं मिसेस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिसेस डिक्रूज हूँ, देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज बदल दी। छी बॉटी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे, आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम करा डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं जानता नहीं था, उसने और भी घबरा कर कहा। माफ कीजिएगा। लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा, मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि यह किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले, चंदर ने बिगड़ कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहा कर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटक कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सद्य स्नाता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान, तुम्हें ले जा बॉटी। तुम्हारे पीछे मैं बेदिंग गाउन में भाग आई और बेदिंग गाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा वह 23 बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की, पतली, भूरी और तुच्छ थी। भागते वक्त वह ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, माफ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में यह गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? ये मेरी बहन प्रमिला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है। देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ा कर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे, संभाल रहा हूँ, हाय रे। जाइए, पम्मी बुला रही हैं। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफा पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे, खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फ्लैनेल का फुल पैंट जिसके 2 गैलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पॉट। वह आई, निसंकोच भाव से उसी सोफा पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तकवालियत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनाइयत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब की जबकि उसके होठों पर ना केवल बोल अच्छी लगती है वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंद्र की एक आदत थी, चाहे कुछ हो ना हो, कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी जात से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़कर। इस वक्त वह जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिसेस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं,
उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओह सचमुच, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, कॉलर हटाकर गर्दन पर अपनी बर्फीली अंगुलियां रख दी। लाइए लोशन मल दूं। धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट ना कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वर में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी ना कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहा है जो मुझे टाइट करनी है, उसने विषय बदलते हुए कहा। ये लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हें कागज पर नजर गड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छी, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज की लिखती हैं और फिर मिस, क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को फिर तह करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई है ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सिलोन गए थे। वह लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटे गुजार देते थे। कुछ दिन बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ, अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी अंगुलियां जोड़ दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बॉटी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटक तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बॉटी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बॉटी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमार में बॉटी की बहुत सेवा की। बॉटी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बॉटी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता है यह दूसरे को प्यार करती हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।